हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम लोग को आरसी सर्किट के क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। बट क्वेश्चंस ट्राई करने से पहले हम लोगों ने एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, एंड दैट वाज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद अ रेजिस्टर इन द सर्किट। और आपको इसके पूरे डायनेमिक्स याद आ रहे होंगे। लास्ट टाइम पर हम लोगों ने आरसी सर्किट की एनालिसिस में फर्स्ट केस देखा था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यूजिंग रेजिस्टर। पूरे डायनेमिक्स आपको याद होंगे, किस तरह से टाइम टी पर हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं, फिर हमें चार्ज मिलता है एज अ फंक्शन ऑफ सीई एंड टाइम। टाइम का फंक्शन बोलना चाहिए क्योंकि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। चार्ज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टी इक्वल टू जीरो पर इन्फिनिटी पर क्या चार्ज होगा, उसका ग्राफ कैसा होगा, टाइम कांस्टेंट पर कितना चार्ज होगा। टी इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है एज अ क्लोज सर्किट कंडक्टिंग वायर, और इन्फिनिटी पर कैसे बिहेव करता है एज एन ओपन सर्किट। और इसके बाद टाइम कांस्टेंट का बेसिक मीनिंग भी हमने आखिरी में देखा था कि एक टाइम कांस्टेंट में क्या होता है चार्जिंग के केस में। सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड करी थी। करंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद करंट में देखो डिके आ रहा था, करंट धीरे धीरे सर्किट में रिड्यूस हो रहा था। और इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड रेजिस्टर भी हमने फाइंड किया था। और हमने ये देखा था इन दोनों का सम किसके इक्वल आता है, इक्वल टू ई आता है। ग्राफ बनाया था, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया था। यहाँ पर हम लोगों ने ये कंप्लीट जो डेफिनेशन दी थी, ये कंप्लीट डेफिनेशन दी थी टाइम कांस्टेंट की। ये सब कुछ डिस्कशन था रिलेटेड टू चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यूजिंग अ रजिस्टर। अब आज हम लोग बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस गैस कर ही लिया सब लोगों ने। सेकंड केस होगा डिस्चार्जिंग। अब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर। अब इक्वेशन आपको बिल्कुल, हाँ, सीबीएसई का फॉर्मेट चेंज हो गया, इस पर डिटेल डिस्कशन भी होगा। वैसे तो आप लोगों को पता चली गया होगा, इन्फॉर्मेशन मिली गई होगी। मजे तो आप लोगों के हैं, है ना। आप लोगों का टेंथ बोर्ड नहीं, आप लोगों का टेंथ बोर्ड कैंसिल नहीं हुआ था, तो आप लोगों के मजे तो नहीं है, नहीं है। टेंथ बोर्ड भी कैंसिल नहीं हुआ, ट्वेल्थ बोर्ड भी कैंसिल नहीं होगा। बट ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सड ही लगेगा आपको अब ट्वेल्थ बोर्ड वैसे, है ना। एक्सपेरिमेंट भी आपके साथ ही होता है वैसे तो। चलो, पहले आज हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टू रजिस्टर। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर एंड में अगर टाइम मिलेगा तो उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, जो कि टाइम मिलने वाला है नहीं आज। ठीक है। चलो, तो इसमें करना क्या है कि कैपेसिटर था जो इनिशियली चार्ज था। अब हम इसको क्या करते हैं, एक रजिस्टर से इसके दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम टी इक्वल टू जीरो पर कंडीशन है कि एक कैपेसिटर था, इनिशियली चार्ज था, इसको क्या लें, प्लस क्यू ले लेते हैं, माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है। और रजिस्टर की वैल्यू आर, रजिस्टर की वैल्यू आर। ये टाइम टी इक्वल टू जीरो का डायग्राम है। अब अगर आप स्विच क्लोज करोगे तो बताओ क्या होगा, धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। वैसे आपने देखो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करी है। अगर ये रजिस्टर नहीं होता ना तो एकदम से कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता और कैपेसिटर का चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता। दोनों टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। कल वाला नोट करना बाकी था, वो भी नोट करवा देंगे एक साथ। ये तो छोटा है, चार्जिंग लंबा था, डिस्चार्जिंग छोटा है। डिस्चार्जिंग 10-15 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। पर अब रजिस्टर के आने से क्या होगा, डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है। रजिस्टर के आने से डिस्चार्जिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। जैसे आपको टैंक को एम्प्टी करना है, ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक है, उसको एम्प्टी करना है। आपने एक तरह से टैप ऑन कर दिया, टैप मतलब नल, नल खोल दिया। तो नल के खोलने से क्या होता है, जो टैंक है वो डिस्चार्ज तो हो रहा है पर रेट स्लो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे पानी फ्लो करेगा टैप ओपन करने से। ठीक है। तो बहुत आराम आराम से हम उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर। स्लोली स्लोली चार्ज जो है वो कम होगा। अब ये तो टाइम टी इक्वल टू जीरो की कंडीशन है।
टाइम टी पर आपने सर्किट को फिर से देखा, आपकी नज़र पड़ी सर्किट पर फिर से, आपको सर्किट दिखाई दिया। अब आप सर्किट को देखोगे, अब बताओ क्या होगा। इस पे चार्ज कम होके हो गया किसी जनरल टाइम पर जनरल चार्ज मान रहा हूं मैं, और करंट भी फ्लो कर रहा होगा एट टाइम टी इक्वल टू टी। अब हम अप्लाई करेंगे केवीएल। आगे की स्टोरी आपको पता है। अप्लाइंग केवीएल एट टाइम टी। क्या लिखें बताओ। क्यू बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। कितना सिंपल है, क्यू बाय सी माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। दूसरी बात ध्यान रखना, इस बार आई कितना होगा, माइनस डी क्यू बाई डी टी। याद है कल मैंने स्टार्टिंग ही से करी थी, प्लस डी क्यू बाई डी टी कब लेना है, माइनस डी क्यू बाई डी टी कब लेना है। आई हो जाएगा माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब बिना देर किए इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दो। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, आपको इक्वेशन मिलेगी क्यू बाय आर सी इज इक्वल टू, हाँ इधर जाएगा ना, प्लस आई और आई है माइनस, तो ये आ जाएगा इतना। अब ये आने के बाद आपको पता है हम क्या करेंगे, एक जैसे टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे। डी क्यू बाई क्यू डी टी बाय आर सी। अब आगे बिल्कुल सही दिख रहा है एक्सप्रेशन, इंटीग्रेट करने लायक दिख रहा है। कर दो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट। इस एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है। मैं माइनस इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को लिखा है मैंने, माइनस पर राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करा है, और अब इस एक्सप्रेशन को मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। लिमिट बताओ कहाँ से कहाँ तक होगी। लिमिट होगी टी इक्वल टू जीरो पर चार्ज था क्यू, टाइम टी पर चार्ज होगा स्मॉल क्यू। इंटीग्रेट करना तो सबको आता ही है, करके देखो। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग आएगा, और मुझे तो एक्सप्रेशन याद ही है, इसका तो एक्सप्रेशन बहुत स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है क्योंकि फिजिक्स का। तो आपको सॉल्व करने पर ये मिलना चाहिए, क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। कल के जैसे एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, देखो ये सब। कल वन माइनस था, आज ये वन माइनस नहीं आ रहा है, आज डायरेक्टली ई की पावर माइनस टी बाय आर सी आ रहा है। बिल्कुल शॉर्ट में लिखना तो क्या लिख सकते हो, टी बाय टाउ। एक ही बात है ना, वो कुछ अलग नहीं है। वो आर सी को टाउ लिख दिया। ये चार्ज आ गया। अब आपको पता है क्या करने वाले हैं हम लोग, दो तीन स्पेशल केस बनाएंगे इसमें। पिछली बार भी हमने टी इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी पे निकाला था, है ना। चलो टी इक्वल टू जीरो पे बताओ कितना आएगा। रखो टी को जीरो। वो तो इनिशियल लिमिट थी तो उतना ही आना चाहिए। दूसरा केस, रखो इनफाइनाइट। क्यू जीरो आ रहा है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट टाइम तक आते थे वो पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा, तो इसका ग्राफ अगर कोई बनाने के लिए मुझे बोलता है कि इसका ग्राफ बनाना है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए।
चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग टाइप का। स्टार्टिंग में तो कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, धीरे धीरे कम होते होते वो इनफाइनाइट टाइम पे होते होते जीरो हो जाएगा। फिर अब हम निकाल सकते हैं करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी हमने चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, अब बताओ करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने स्टार्टिंग इससे करी थी आज, आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अभी मैंने स्टार्टिंग ही करवाई थी आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी से। वो ऊपर का एक्सप्रेशन दिख रहा था आपको, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा, क्यू बाहर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी एज इट इज, माइनस था ना पहले बार, और माइनस वन बाय आर सी और आएगा, वो माइनस टी की पावर माइनस ई की पावर माइनस टी बाय आर सी का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है, पता है ना आपको। तो वो सब मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, डिफरेंशिएशन तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा, बल्कि ज़्यादा ही अच्छे अच्छे डिफरेंशिएशन मैथ्स में डिटेल में पढ़ते हो, ये तो बहुत सिंपल होगा उसके कंपैरिजन में। तो ये इतना आना चाहिए। तो अगर इसको लिखा जाए तो इसको ऐसा लिख दूं, आई इक्वल टू क्यू बाय आर सी ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, और बिल्कुल छोटा लिखना हो, बहुत ही ज़्यादा छोटा लिखना हो तो उसको ऐसा लिखते हैं हम लोग, आई इक्वल टू, पर एक मिनट ध्यान से सुनना अभी, फिर बाद में पूछना मत क्या हो गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, ध्यान से सुनना। पहले जरा ये देखो, ये दोनों सेम लिखे हैं क्या मैंने, ये दोनों बिल्कुल सेम लिखे हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। क्यू बाय सी डिवाइड बाय आर भी लिख सकते हो, पर मुझे बताओ क्यू बाय सी क्या है, क्यू बाय सी क्या है। क्यू था टोटल चार्ज इनिशियल, बिल्कुल, वी कौन सा वी, वी कौन सा वी, इनिशियल वी, कोई भी नहीं, इनिशियल वी, देखो क्यू इनिशियल चार्ज था, इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस हो जाएगा इनिशियल वी, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो वी नॉट। अब अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, वी नॉट बाय आर क्या है, वी नॉट बाय आर तो मैक्सिमम पॉसिबल करंट भी मान सकते हो आप, सिंपल बात है ना। वी नॉट क्या था, कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज, और वी नॉट डिवाइड बाय आर, कैपेसिटर तो एक तरह से अब एनर्जी सोर्स है रेजिस्टर के लिए, तो वी नॉट बाय आर क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल करंट, मैक्सिमम पॉसिबल करंट। तो इसको कई बार क्या होता है, आई नॉट भी लिखा जाता है, जो कि टी इक्वल टू जीरो पे होगा करंट मैक्सिमम। ठीक है, आओ अब इसमें अपन निकालते हैं वो दो तीन स्पेशल केस। बताओ एट टी इक्वल टू जीरो करंट कितना है, या एक काम करो, इसको अभी भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, राइट हैंड साइड की इक्वेशन मत देखो, अभी सिर्फ लेफ्ट साइड की इक्वेशन देखो, मैं आपको एक अच्छे तरीके से सिखाता हूँ इसको, अभी इसको भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ, मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, ये कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको। इनिशियल वी, वी नॉट क्यों है, इसलिए मैं समझ गया था ना कन्फ्यूजन होगा आपको, मैं समझ गया था नहीं समझोगे कुछ भी, भूल जाओ उसको, इक्वेशन को भूल जाओ। ये लेफ्ट वाली इक्वेशन को देखो, राइट वाली इक्वेशन हमने भी गलत बता दी, रहने दो, भूल जाओ। है ना, एकदम से जो हम सोचते हैं कि समझ में आनी चाहिए कोई चीज, वो एकदम से समझ में आती ही नहीं है, छोड़ दो उसको अभी। लेफ्ट हैंड वाली इक्वेशन को देखो, एट टी इक्वल टू जीरो, रखो टी को जीरो, आप तो एक काम करो, बिल्कुल बेसिक मेथड से आओ, टी को रखो जीरो, टी की पावर जीरो कितना होता है, वन। बताओ टी इक्वल टू जीरो पे करंट कितना आया, क्यू बाय आर सी, इसको मैं आई नॉट बोल देता हूँ, बोल दूं, इनिशियल करंट टी इक्वल टू जीरो पे करंट को आई नॉट बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो, ये टर्म आया क्यू नॉट इक्वल टू, सॉरी आई नॉट इक्वल टू क्यू बाय आर सी, और इन्फाइनाइट टाइम पर करंट निकालो, रखो टी को इन्फिनिटी, इस इक्वेशन में टी को इन्फाइनाइट रखना आता है ना, ई की पावर वन बाई ए की पावर इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। तो सर्किट में अल्टीमेटली करंट आई नॉट से रिड्यूस होके डीके होते होते कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो बस इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता था, ठीक है। अब आ गया समझ में, आई नॉट क्यों लिख रहा था मैं उसको।
बहुत बढ़िया, अब आ गया समझ में। चलो, अब इसका ग्राफ बनाने में मेरी हेल्प करो। अगर ये सब कुछ क्लियर है तो इसका ग्राफ बनाने में मेरी हेल्प करो। करंट का ग्राफ कैसा होगा? इस बार करंट का ग्राफ बिल्कुल चार्ज के ग्राफ जैसा होगा। करंट का ग्राफ अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, कॉपी पेस्ट ऑप्शन नहीं है ना इस वाले में। करंट का ग्राफ जो है वो बिल्कुल चार्ज के ग्राफ जैसा दिखेगा आपको। करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये वाला। और इस बीच मैक्सिमम कितना होगा बताओ? मैक्सिमम होगा आई नॉट, दैट इज क्यू बाय आर सी। कैपिटल क्यू बाय आर सी जो था आई नॉट था। ठीक है, करंट भी ठीक हो रहा है। वोल्टेज बता सकते हो आप? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, कल भी अपन ने इस तरह से निकाला था। चलो पहले निकालते हैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना आएगा। V इक्वल टू आई आर। यहाँ से दिख रहा है आई आर की वैल्यू कितनी आएगी? मुझे तो दिख रहा है V इक्वल टू आई आर की वैल्यू आएगी। मुझे तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है ये आएगी क्यू बाय सी। क्यू बाय सी ए की पावर माइनस टी बाय आर सी, मतलब टी बाय टाउ। देख लो, तसल्ली कर लो, कोई जल्दी नहीं है। और वैसे ही वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना आ रहा है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पता है क्यू बाय सी होता है। अब क्यू बाय सी निकालो, कहाँ है क्यू? ये रहा क्यू। ये देखो ये है क्यू, क्यू बाय सी करो। बस नीचे सी लगाना है मुझे। खास बात तो कुछ देख पा रहे हो यहाँ से? दिख रहा है? दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है। पिछली बार दोनों का सम बैटरी की इक्वल आ रहा था, इस बार कोई बैटरी है ही नहीं। है ना? दोनों का इस बार वोल्टेज दोनों वैसे भी दिख रहे हैं आपस में पैरेलल में ही है सर्किट में। जितना वोल्टेज एक के अक्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज दूसरे के अक्रॉस होगा। ये सारी चीजें हमें यहाँ सर्किट से भी दिख रही है। अच्छा, अगर मुझे इसमें वही स्पेशल केस वगैरह बताने हो तो आप लोग लिख सकते हो उसमें स्पेशल केस। जैसे एग्जांपल मैं लिखना चाहता हूँ इसके अंदर, इसको बाद में लिखेंगे। पहले एक काम करते हैं, इसमें तीनों स्पेशल केस बता देता हूँ आपको। तीन स्पेशल केस कौन से होंगे? एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, रखो टी को जीरो, ई की पावर जीरो वन। वी आर कितना आ रहा है? वी आर आ रहा है क्यू बाय सी। और एट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर बताओ एट टी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ही सेम है तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था आपको, है ना? ज़्यादा कुछ सोचने से मतलब नहीं है, जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखने वाला था मैं। और आगे क्या लिखूंगा क्लियरली? एट एनी टाइम वी सी और वी आर का मैग्नीट्यूड आपको, मतलब वैल्यू और मैग्नीट्यूड दोनों आपको इक्वल मिलेगा। क्वेश्चन करने से पहले अब मुझे जरा एक चीज और बतानी है आपको। टाइम कांस्टेंट का रेलेवेंस समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पर। ये जो टाइम कांस्टेंट है इसका रेलेवेंस देखो डिस्चार्जिंग में क्या होगा। अभी चार्जिंग आपको याद है टाइम कांस्टेंट में 63% चार्जिंग कंप्लीट हो जाती थी। अब देखते हैं कि डिस्चार्जिंग में क्या होता है। चार्ज का एक्सप्रेशन देखो कितना था? क्यू ई की पावर माइनस टी बाय आर सी।
मैं एक्सप्रेशन फिर से लिख देता हूँ। एक टाइम कांस्टेंट दो, एक टाइम कांस्टेंट दो, क्या होगा बताओ। याद है 0.368, ऐसी कुछ वैल्यू लिखवाई थी मैंने, 0.368 अप्रोक्सीमेटली। इसको मैं लिख रहा हूँ 0.37, है ना। 0.368 आता है तो उसको 0.37 लिख रहा हूँ, 1/e की वैल्यू को। तो उसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, Q इक्वल टू 0.368, रफली बोल रहा हूँ 37, इतना। दैट इज दैट इज क्या, Q इज कितना, 37% ऑफ Q। जरा मुझे इसका मीनिंग बता सकते हो कि एक ही टाइम कांस्टेंट के बाद डिस्चार्ज होने वाले कैपेसिटर में चार्ज अपने इनिशियल वैल्यू का 37% रह जाएगा। अगर 37% रह जाएगा इसका मतलब क्या है, 63% डिस्चार्ज हो जाएगा। 63% डिस्चार्जिंग हो गई है। देखो, आप ये मान के चलो टंकी के हाइट थी 100 सेंटीमीटर, अब एक टाइम कांस्टेंट के बाद 37 सेंटीमीटर रह गई। 37 सेंटीमीटर रहने का मतलब क्या है, 37 सेंटीमीटर रहने का मतलब 63% तो खाली हो गई टंकी। 63% डिस्चार्जिंग हो चुकी है। कुछ बात समझ रहे हो, ये जो चार्ज है, ये चार्ज अपने इनिशियल वैल्यू का अब सिर्फ 37% रह गया है। अगर 37% रह गया है मतलब 63% डिस्चार्ज हो गया है। पहले यहाँ पर हम 1 मिनट रुकेंगे, हाँ ना का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले देख लो। तो मैं लिख देता हूँ चलो, है ना। दैट इज 63%। वैसे एग्जैक्ट नंबर आपको याद है, 63.2% था। वो 36.8, तो ये 63.2% डिस्चार्जिंग इज कंप्लीट इन वन टाइम कांस्टेंट। हाँ, ऐसा बोल सकते हो, 37% चार्ज रह जाएगा, या फिर कैपेसिटर लूज कर रहा है, दैट इज ओनली 37% ऑफ इनिशियल चार्जेस लेफ्ट, एंड कितना, इट लूजेस 63.2%, इतना लूज कर जाएगा, इट लूजेस 63.2% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज। कितने टाइम कांस्टेंट में, इन वन टाइम कांस्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछते हैं डिफाइन टाइम कांस्टेंट, तो आप दोनों डेफिनेशन लिखोगे। ड्यूरिंग चार्जिंग 63% चार्ज हो रहा है एक बार में, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग 63% डिस्चार्ज हो रहा है, तो 63 नंबर याद रखना है आपको। 62.8 होता है, पर ठीक है, रफली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ ग्राफ में अब आता हूँ मैं। देखो, एक ही टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हुआ, बताओ जरा क्या लिखूं मैं। एक ही टाइम कांस्टेंट के बाद मुझे 63 नहीं लिखना है, यहाँ पे 63% तो डिस्चार्जिंग हो गई है, बचेगा कितना, बचेगा 0.368, मतलब 0.37 अप्रॉक्स लिख रहा हूँ मैं। सेम करंट के साथ भी होगा, एक ही टाइम कांस्टेंट के बाद सर्किट का करंट भी डीके होकर कितना हो जाएगा, 0.37 आई नॉट। ठीक है, अभी 1 मिनट और रुकना है। मैं आपको एक अच्छी चीज़ और बताता हूँ। अभी जो अपने ने चार्ज पढ़ा,
चार्ज के लिए अपन ने क्या पढ़ा, इसको अलग ही स्लाइड में लिख देते हैं ना, लास्ट स्लाइड बची फिर क्वेश्चन ही स्टार्ट होने वाले हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। देखो अभी अपन ने चार्ज के लिए एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, डिस्चार्जिंग में बता रहा हूँ ना, क्यू इक्वल टू क्यू ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो बताओ एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा। एक टाइम कांस्टेंट के बाद अभी आपने फाइंड करा, इफ टी इक्वल टू 1 टाउ, क्यू इक्वल टू क्यू बाय ई आया था अभी, दैट इज क्यू इक्वल टू 0.37 ऑफ क्यू। वैसे ही मुझे बताओ कि अगर दो टाइम कांस्टेंट देता हमें तो क्या होता। देखो पुराने वाले का भी 0.37%, अब ये जो चार्ज बचा है इसका भी 0.37% निकालो। समझ रहे हो इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अभी देखो इसको नया चार्ज मानो, ये जो चार्ज है इसको नया चार्ज मानो और इसके बाद एक टाइम कांस्टेंट और दे दो। एक टाइम कांस्टेंट में जो वैल्यू बचेगी उसका 37% और चला जाएगा। आपके सामने पिज्जा रखा है, पहली बार में क्या हुआ आपने 63% खा लिया, अब जो बचा है उसका फिर 63% आप दूसरी बार में खाओगे, बचे हुए का 63%, मतलब 37% ऑफ रिमेनिंग चार्ज। 37% ऑफ रिमेनिंग चार्ज मतलब 37% ऑफ ये, इसका भी 37%, जो बचा था एक टाइम कांस्टेंट के बाद उसका भी 37%, जैसे 100 का 37, फिर 37 का भी 37% निकालना है आपको, इसका भी 37% निकालो, इसका 37% कैसे होगा, ऐसा। फिर ये जो बचेगा इसका 37% अगली बार में, तो हर बार क्या करते जा रहे हैं। समझ गए होंगे वैसे तो, समझदार लोग हो, इतना मैसेज सबको आता होगा। वैसे ही बताओ 3 4 5 एन टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होगा, 3 टाइम कांस्टेंट के बाद ई की पावर 3, ऐसे ही करते करते इफ टी इक्वल टू एन टाओ, क्यू इक्वल टू, सॉरी, क्यू अपॉन ई की पावर एन, दैट इज क्यू इक्वल टू 0.37 की पावर एन इंटू क्यू। वैसे एक चीज देख पा रहे हो, प्रैक्टिकली 3 टाइम कांस्टेंट के बाद ही, 3 4 टाइम कांस्टेंट के बाद ही वो वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिकली तो देखो 3 4 टाइम कांस्टेंट के अंदर ही मान के चलो कि वो पूरा डिस्चार्ज हो गया है, पर थ्योरेटिकली अगर देखोगे तो जीरो होने में तो इन्फाइनाइट टाइम लगेगा, इन्फाइनाइट टाइम कांस्टेंट लगेंगे, पर प्रैक्टिकली क्या है, 4 टाइम कांस्टेंट के बाद ही कितना बचेगा, हर बार 37% रख रहा है, बच रहा है, 63% गायब होता जा रहा है, तो 3 4 बार में वो पूरा गायब हो जाएगा, वो 0.0 समथिंग बचेगा, देख लो। 0.37 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, मतलब 0.37 का थर्ड पावर निकाल के देखो कितना आता है, मैं निकाल के देखता हूँ, आप लोग तक तो नोट करो फिर मैं निकाल के देखता हूँ। ये एक शायद कल का नोट करना रह गया था, जल्दी से भी नोट कर लो। हाँ मीनवाइल देखो मैंने 0.37 की थर्ड पावर निकाली है, वो आ रही है 0.05, 1 मिनट रुकना, अब आप समझो इस बात को। 0.05 का मतलब क्या होगा, देखो थर्ड टाइम कांस्टेंट लिखता हूँ अगर मैं, और मैंने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, तो कैलकुलेट करने पर कैलकुलेटर से ये वैल्यू आ रही है 0.05 ऑफ क्यू, मतलब समझ में आ रहा है कितनी कम हो चुकी है वैल्यू, ऑलमोस्ट डिस्चार्ज ही मानो उसको। कितना 95% दिख रहा है मुझे तो ये, 95% डिस्चार्जिंग हो गई है, चौथा टाइम कांस्टेंट और लगा दो, 3% 5% ही चार्ज बचा है उसके ऊपर, अब देखो 5% ही बचा हुआ दिख रहा है। 5% बचने का मतलब अब देखो सोचो, अगर इनिशियल वैल्यू 100 थी तो 3 टाइम कांस्टेंट के बाद ही वो चार्ज 5 कूलम बच जाएगा, 4 टाइम कांस्टेंट के बाद देखोगे तो और कम हो जाएगा।
ठीक है? तो प्रैक्टिकली मान के चलो 3-4 टाइम कांस्टेंट में ही कैपेसिटर अच्छा खासा डिस्चार्ज हो जाता है, फिर तो वो थोड़ा बहुत चार्ज बचता है, उसको तो डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। चलो, अब हम इसको नोट करेंगे। ये ईज़ी लगा होगा अब ज़्यादा, जब आपने कल चार्जिंग पढ़ ली, सारी चीज़ें तो वहीं समझ ही ली है, तो अब ये ज़्यादा ईज़ी लगा होगा। हाँ, इस बीच एक स्टूडेंट जो हमें रोज़ मैसेज कर कर के परेशान करता है, वो अभी भी परेशान कर रहा है कि मॉड्यूल में आरसी सर्किट नहीं है, अब हम कैसे रिप्लाई दें बताओ? जब आप खुद ही फ़ोकस नहीं हो, तो हम कितनी हेल्प करें? आप याद करो, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होता मॉड्यूल को, देखा होता, तो आपको आरसी सर्किट दिख गया होता। अगर आपने बिगिनर ब्लॉक सॉल्व करे होते, तो आपको आरसी सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिख गया होता, जिस पर हमने इतना सारा डिस्कशन भी करा था, राइट? जिस पर हमने इतना सारा डिस्कशन भी करा था कि वो वाला पार्ट छोड़ दो, शायद बिगिनर ब्लॉक्स कौन-सा था, 10 या ऐसा कुछ था, जितना मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, 10 या 11 में से एक था, 9-10 में से एक था, वो हीट ट्रांसफर के आगे या पीछे दिया हुआ था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और हमने बताया भी था, 2-3 बार बताया था, उसको छोड़ दो अभी। हमने बताया था कि वो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में, और अगर मॉड्यूल किया होता तो आपको याद होता, पर नहीं। और फिर बार-बार मैसेज कर कर के बार-बार सर प्लीज़ रिप्लाई, आई एम डाइंग, प्लीज़ रिप्लाई सर। होता है ना कि सर प्लीज़ रिप्लाई, इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज़ रिप्लाई, वैसे मैसेज करते हो ना इमोशनल, वो बार-बार किया जा रहा है वो मैसेज हमें।
और देखो ऐसे जब नोट करते हो तो ध्यान रखना कि नोट करने के साथ-साथ थोड़ा-सा कॉन्शियसली अपने को याद करते जाना है कि अपन क्या लिख रहे हैं। अपन जैसे ही लिख रहे हैं तो अपने को याद होना चाहिए कि सर ने किस सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ाई थी, क्योंकि क्वेश्चन्स आएँगे, तब ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, फिर आप वापस पूछोगे हमसे। जैसे अभी पूछा कि आपने आरसी सर्किट कहाँ पर है, तो कॉन्शियसली सारी चीज़ें करो, आपको याद रहेगा कि ये जो इक्वेशंस हैं, इनका हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, कब कहाँ किस इक्वेशन का यूज़ हो रहा है, तब परेशान नहीं करना है ना मेरे को। तब देख के रखना है ये अभी से इक्वेशंस वगैरह कब कहाँ कौन-सी इक्वेशन लिखी थी हमने।
चलो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ यहाँ तक तो कुछ छूटा नहीं होगा, आप लोगों का नोट कर लिया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन का सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये लो, पहला क्वेश्चन ये ट्राई करो। टी इक्वल टू 0 पर स्विच को क्लोज करा, कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, बीच में रेजिस्टर भी लगा हुआ है देखो 2 ओम का। बस इतना ही कुछ फाइंड करना है आपको, एच पार्ट तक फाइंड करना है। करो ट्राई।
सॉल्व हो रहे हैं या मैं हेल्प करूं कि सॉल्व हो पा रहे हैं? आओ चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। टाइम कांस्टेंट निकालने में हेल्प करो। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? आर इंटू सी। आर इंटू सी करो। आर इंटू सी कितना आ रहा है? 5 और 2 10। 10 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 10 माइक्रो सेकेंड आया। क्यू मैक्स निकालते हैं, बी पार्ट। क्यू मैक्स आपको याद है? क्यू मैक्स होता था सी इंटू ई। सी इंटू ई 20 माइक्रो कूलम। टाइम फॉर क्यू मैक्स कितना आएगा थ्योरेटिकली? इनफाइनाइट टाइम। डी पार्ट सॉरी। डी पार्ट आई मैक्स। आई मैक्स बताओ। आई मैक्स कितना होता था इस सर्किट में? ई बाय आर, याद है? ई बाय आर, 4 और वो 2। वो पहले वो बताया था हमने कल की, वो अमरीश पुरी को पहले इम्प्रेस करना पड़ता है, तो 4/2, 2 एम्पियर। और टाइम फॉर आई मैक्स, टाइम फॉर आई मैक्स कितना होगा? टाइम फॉर आई मैक्स होगा 0। इनिशियली ही आई मैक्स होगा, जब स्विच क्लोज करोगे तभी एकदम से कैपेसिटर वायर की तरह बिहेव करेगा, कंडक्टिंग वायर, तभी करंट मैक्सिमम होगा। एफ पार्ट, चार्ज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट बताओ। चार्ज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट इज, कितना चार्ज हो जाएगा? 63% चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल अटेनेबल चार्ज, दैट इज 63% ऑफ 20 माइक्रोकूलम। इतनी चार्जिंग हो चुकी है। वीसी आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट बताओ कितना होगा? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट के बाद वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। क्यू बाय सी से भी निकाल सकते हो, वैसे निकालना चाहो तो। और ऐसे भी सोच सकते हो कि एक टाइम कांस्टेंट में अगर 63% चार्जिंग हो गई है, तो अपने मैक्सिमम अटेनेबल वोल्टेज का 63% वोल्टेज आ चुका है। 63% वोल्टेज आने का मतलब समझ में आ रहा है? आना कितना चाहिए था? 4। 4 का 63%। फिर भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि ये कैसे आया, तो आप एक काम कर सकते हो, क्यू बाई सी कर दो। क्यू बाई सी मतलब ऑप्शन एफ, जो आंसर एफ पार्ट का रहता है उसको डिवाइड कर दो सी से, है ना? क्योंकि अगर इतना चार्ज है एक टाइम कांस्टेंट पर, तो वोल्टेज कितना होगा? क्यू बाय सी लिखाओ। क्यू बाय सी करो, इतना ही आ रहा है, 0.63 इंटू 4। एच पार्ट बताओ, सर्किट में करंट कितना होगा वन टाइम कांस्टेंट के बाद? आई इक्वल टू आई नॉट। अगर आपको इक्वेशन याद हो, मुझे पता नहीं आपको इक्वेशन याद है भी या नहीं है, ये लिखवाई थी मैंने चार्जिंग वाले केस में। टी इक्वल टू 0 पर आई नॉट था, मैक्सिमम करंट था, फिर धीरे धीरे कम हो रहा था, और एक टाइम कांस्टेंट पर कितना आने वाला था? आई नॉट बाय ई। और आई नॉट कितना है? आई नॉट मतलब आई मैक्स, 2/E कितना होता है ये? कितने लोग थे जिनके सभी पार्ट के आंसर सही आ गए थे? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। 20 सेकंड दे रहा हूँ, फिर मैं नीचे स्क्रॉल कर दूंगा दूसरे क्वेश्चन पे। 20 सेकंड में जल्दी जल्दी नोट करना है। वैसे तो आई गए थे सारे आंसर, पर जिसका जो आंसर नहीं आया था वो जल्दी से नोट कर लो। ये ट्राई करो।
चलो आंसर आ गया सब लोगों का। लाओ हम सॉल्व करेंगे। पहले तो एक काम करो, फर्स्ट पार्ट में हमें पता है कि आई क्या लिखते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, ये होता है इसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब इसमें आई नॉट बताओ कितना होता है। इसमें आई नॉट है ई बाय आर, 1 एम्पियर। और हम चाहते क्या है, आई कितना हो, 0.25 एम्पियर, क्वेश्चन में लिखा है। टाउ कितना होता है, चलो टाउ बाद में निकालेंगे, है ना, टाउ बाद में निकालेंगे, पहले इतना ही सॉल्व करते हैं। वैल्यूज रख दो इसमें, तो क्या आएगा बताओ। 0.25 इज इक्वल टू 1 ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये हो जाएगा 1/4। तो ई की पावर टी बाय टाउ इज इक्वल टू 4, लॉग ले लो। जहाँ गड़बड़ हो, दिक्कत हो, बता देना। हो सकता है मैं भी कैलकुलेशन में कहीं एरर कर दूँ, तो मुझे बता देना। देख लो, टी इक्वल टू टाउ एल एन 4। सही है, कोई दिक्कत। बढ़िया, चलो बढ़िया। ठीक है, नेगेटिव साइन नहीं लगाया, नेगेटिव साइन हमको अच्छा लगता नहीं है, तो इसलिए हमने नहीं लगाया। दोस्त 1/4 रेसिप्रोकल लिया है ना मैंने, ये सब छोटी छोटी चीज़ समझाऊंगा। 1/4 है वो, 1/4 का रेसिप्रोकल 0.25, 1/4 रेसिप्रोकल लूंगा। आप तो अपनी मर्जी से सबको सॉल्व करके देखो, आपका आंसर सही आएगा, इधर मैच करेगा। ठीक है, मैच कर गया। टाउ कितना होगा, आर सी। टाउ होगा आर सी, आर इंटू सी करो। आर इंटू सी कितना हो जाएगा, आर इंटू सी 40। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बहुत बढ़िया, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। किस टाइम पर करंट रिड्यूसेस टू 1% ऑफ इट्स वैल्यू। किस टाइम पर करंट रिड्यूसेस टू 1% ऑफ इट्स वैल्यू। अब इसका मतलब, हम चाहते हैं करंट हो जाए 1% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये हो जाएगा ई की पावर टी बाय टाउ इक्वल टू 100, टी बाय टाउ इक्वल टू एल एन 100। तो टी इक्वल टू टाउ एल एन 100। ऑब्वियसली कैलकुलेशन पार्ट में अवॉइड कर रहा हूँ। टाउ की वैल्यू रख सकते हो आप, एल एन 100 पता है आपको, 2 ln 10, 2.303, तो 4.606। ठीक है, फोटो खींचो, फोटो खींचो, और हम आगे बढ़ेंगे। और क्वेश्चंस करवाता हूँ प्रैक्टिस आपको। फोटो खींचते जाओ, आगे बढ़ते जाएंगे। फोटो खींचते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ये वाला।
देखो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आप याद करो सर्किट को हम लोगों ने बताया था कि t इक्वल टू जीरो पर कैपेसिटर को कैसे मानना है, कंडक्टिंग वायर की तरह। तो उसका मतलब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो t इक्वल टू जीरो पर डायग्राम कैसा बनेगा। t इक्वल टू जीरो पर देखो ये डायग्राम ऐसा बनेगा, कैपेसिटर हटा लो, भूल जाओ कैपेसिटर, और t इक्वल टू जीरो पर एक कंडक्टिंग वायर लगाओ। ये डायग्राम बन गया t इक्वल टू जीरो पर। ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। करंट निकालना आता है, 3 6 2, 3 6 2, 2 3 5, 20 5 4। ये मत पूछना सर ये सब कैसे आ गया है ना, ये सब तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। अब ये 4 एम्पेयर के दो हिस्से होने हैं, 4 एम्पेयर के दो हिस्से होने हैं, कैसे होंगे दो हिस्से बताओ, 1 और 2 के रेशियो में। तो इसमें से कितना जाएगा, याद है इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज 6/6 + 3 × 4। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब 8/3, ये हो जाएगा 8/3। मैं लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट, गायब कर दें। ये हो जाएगा 8/3 और ये हो जाएगा 4/3। ये इनिशियल करंट है। 5 आएगा क्या, 5 लिख देते हैं चलो। 6 और 3 कितना होता है, 2, 2 और 2 4, 20 4 5, 5 ही तो होता है, 5 कर दो। क्या ही फर्क पड़ना है उसमें, थोड़ा कैलकुलेशन तो हो जाएगा। लो कर देते हैं जल्दी से। 6/9, 6/6 + 3 × 5, 3/9 × 5। ठीक है, चेक कर लो ये, अब सही है ना। वो 6 और 3 2 होंगे, 2 और 2 4, 20 और 4 5 एम्पियर, बिल्कुल सही। नोट कर लिया फर्स्ट पार्ट। चलो अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, आफ्टर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। अब मुझे बताओ सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में डिफरेंस क्या है। सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के बाद आप बताओ क्या होता है। सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के बाद आपको याद है, कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। ये ब्रांच को तोड़ दो, ये सर्किट ओपन हो चुका है, मतलब इस रजिस्टर का कोई रोल ही नहीं है। सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम पर। स्टेडी स्टेट, इन्हें लिखवाया है आपकी कॉपी में वैसे स्टेडी स्टेट के बारे में। कैपेसिटर बिहेव्स एज एन ओपन सर्किट। इस टाइप के क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एचसीवी में और मॉड्यूल में। 90% क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि जीरो पर और इन्फिनिटी पर आपसे करंट पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या करना है। ठीक, अब बताओ क्या होगा। इस रजिस्टर का कोई रोल नहीं है क्योंकि वो ब्रांच टूट गया है, ओपन हो गया सर्किट। 6 और 2 8 सीरीज में आ गए, तो 20/8, 10/4, 5/2, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए था। हाँ ना में जवाब दे दो जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्चार्जिंग पर भी एक क्वेश्चन कर लो।
कर लिए सारे पार्ट सॉल्व? अरे कहाँ गए हो या नहीं हो गए सब पार्ट सॉल्व? अच्छा, कर रहे हो ऐसा? करो करो। चलो ठीक है, इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना। और कुछ बता देते हैं आपको साथ में, नेक्स्ट टर्न पे हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट टर्न पे कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसके, और एक इंपॉर्टेंट केस बताऊंगा। इस टाइप के सर्किट्स के लिए इक्विवेलेंट टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो मेरे ख्याल से 15-20 मिनट का काम है, 15-1 मिनट का काम है। वो कंप्लीट होने के बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम फिर क्या स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। नेक्स्ट टर्न पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा। टॉपिक पढ़ के आना है एचसीवी से एक बार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टॉपिक एचसीवी से रीड करके आना है, ठीक है? चलो तो फिर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। होमवर्क है, ट्राई जरूर करना। और नेक्स्ट टर्न पर नया टॉपिक स्टार्ट होगा, MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट।